Hello students, welcome to Fast and Furious Classes Bar. This is Karan Kumar sir. आप लोग को पता है कि क्लास 11th के जो है बायोलॉजी और आर्ट्स ये दोनों के बैचेज जो है शुरू होने वाले हैं और ऑलमोस्ट ये बैचेज जो है इसी मंथ के 20 तारीख से शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके साथ साथ जो स्टूडेंट इस बार 12th क्रॉस किए हैं, 12th का एग्जामिनेशन दिया और वह जनरल कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए भी बैचेज जो है ऑलमोस्ट 20 तारीख से जो है शुरू हो जाने हैं और ये जानकारी आपको पहले से क्लियर ना बाबू। हम लोग अब टॉपिक पे बात करते हैं कि हम लोग जो है चैप्टर पढ़ रहे थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य, जो कि एनसीईआरटी बायोलॉजी का चैप्टर जो है 4 है, क्लियर ना। तो इस चीज़ में हम जो है बहुत सारी इस चैप्टर के अंदर जो है हम लोग बहुत सारी एस्पेक्ट्स पे बात कर चुके हैं और कुछ एस्पेक्ट जो है बचे हुए हैं जिनको हम धीरे धीरे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्लियर ना बाबू। एनसीईआरटी पे फोकस कीजिएगा, एनसीईआरटी को ध्यान में रखते हुए अपने जो स्टडी है उसको आगे बढ़ाते रहिए। मेरा भी कोशिश है कि 100% एनसीईआरटी जो है आपका कवर हो, क्लियर ना बाबू। तो पिछली बार जो हमने क्लास लिया था, ठीक है ना, पिछले जो क्लास आप लोग किए थे और पिछले क्लास में हम लोग क्या सीखने का कोशिश किए थे कि पिछले के जितने भी क्लासेस हुए हैं, फर्स्ट क्लास में हम जो है जनरल स्वास्थ्य को समझने का कोशिश किया है, जनन स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं को समझने का कोशिश किया है, जनन स्वास्थ्य और जनन स्वास्थ्य की कार्य नीतियों को समझने का हमने कोशिश किया है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमने नाम लिया था आपका फैमिली प्लानिंग का नाम लिया था, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का नाम लिया था, वहाँ पर हमने फैमिली वेलफेयर का नाम लिया, वहाँ पर हमने आरसीएस प्रोग्राम का नाम लिया। तो ओवरऑल बहुत सारी चर्चा जो है इस चैप्टर के अंदर जो है बेसिकली हो चुकी है, क्लियर ना बाबू। और बहुत सारा नॉलेज जो आप लोग को पहले से पता नहीं था इस चैप्टर के माध्यम से हम आप लोगों के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है बाबू। हम क्या करते हैं, इस चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पिछले बार हमने क्या किया था कि जनसंख्या विस्फोट को स्टडी किया था, कुछ डेटा हमने एनसीईआरटी का अकॉर्डिंग समझने का कोशिश किया था कि 1900 ईस्वी में हमारे पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या थी, 2000 ईस्वी में हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन क्या थी, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो उस दौरान जो है हमारे देश की पॉपुलेशन क्या थी, इंडिया की बेसिकली जो है पॉपुलेशन क्या थी, उसके बाद किस तरह से इस पॉपुलेशन में ग्रो आया और 2000 होते होते किस तरह से यह ऑलमोस्ट जो है 3 गुना हो गया। ये सारी रीजन्स को जो है हम समझने का कोशिश कर रहे थे, ठीक है ना। तो इसी सारी एस्पेक्ट्स पे हम अपने देश की समस्याओं को देखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं कि देश की समस्याओं को देखते हुए हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और उसी पॉपुलेशन के कंट्रोल करने के तरीकों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं इस टॉपिक में बेसिकली, ठीक है। तो पिछले चैप्टर में हमने बात किया कि बेसिकली फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो है उसने जब फैमिली प्लानिंग चलाया था तो फैमिली प्लानिंग से क्या मतलब होता है, परिवार नियोजन से क्या मतलब है, परिवार नियोजन जो है हमारे लिए यदि फायदेमंद है और हम परिवार नियोजन का पालन करना चाह रहे हैं तो वो परिवार नियोजन जो है किस तरीके से पालन किया जा सकता है, ठीक है ना। हम गर्भ निरोधक की बात कर रहे थे कि परिवार नियोजन के अनसक्सेसफुल होने के सबसे बड़े रीजन जो हो जाते हैं अनचाही गर्भ, अनवांटेड प्रेगनेंसी। तो हम कुछ तरीकों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से कोई कपल जो है वह फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को जो है सक्सेसफुल्ली उसको अपना सके और उस फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के दौरान जो भी युक्तियां यूज होती है, जो भी वस्तुओं का उपयोग होता है या फिर जो भी मेथड्स का उपयोग होता है उसको किस प्रकार से वो करे और किस प्रकार से वो बर्थ पे कंट्रोल करे और बर्थ पे कंट्रोल करके अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचे और इस देश की सबसे बड़ी समस्या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को कम करने के लिए पूरे देश का सहयोग करें, क्लियर ना बाबू। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम पिछली जस्ट पीछे का जो लेक्चर था उसमें हम समझे थे कि गर्भ निरोधक क्या होता है, ठीक है ना, किसको हम गर्भ निरोधक कहेंगे। फिर हम समझे थे कि गर्भ निरोधन की कितनी विधियां होती है, एक अच्छा गर्भ निरोधक क्या होता है, ठीक है ना। विधियों में हम समझने का कोशिश किए थे कि बेसिकली इनकी जो है 4 से 5 जो है विधियां देखने को मिल जाता है, जिसमें हमने समझने का कोशिश किया था कि प्राकृतिक विधियां जो है इसमें सम्मिलित है, उसके बाद रोधक विधियां इसमें सम्मिलित है, आयुडीज इसमें सम्मिलित है, रासायनिक विधियां इसमें सम्मिलित है, परमानेंट कंट्रासेप्शन के लिए शल्य विधियां भी इसमें सम्मिलित है। तो ये सारी चीजें जो है हम अभी तक कवर कर चुके हैं, क्लियर ना बाबू। और पिछले लेक्चर के अंदर जो है गर्भ निरोधक के जो प्राकृतिक विधियां होती है, जो
परंपरागत विधियां होती है उसको हम कंप्लीटली कवर कर चुके हैं। एनसीईआरटी को रीड कीजिए, जो चीज आप समझे वो सेम चीज जो है एनसीईआरटी आपको कहना चाह रहा है। क्लियर ना। अब हम दूसरे तरीके पे चले जाते हैं कि पिछले बार हमने प्राकृतिक विधियों को समझा था, इस बार जो है हम रोधक विधियों को समझेंगे। ठीक है ना, रोधक विधियों को समझेंगे, बैरियर मेथड्स को समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर ना। तो हम देखते हैं बैरियर मेथड में क्या है। तो आपके सामने बकायदा क्वेश्चन है बाबू कि गर्भ निरोधन की रोधक विधियों की व्याख्या करना है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ठीक है ना। अगर बैरियर मेथड से पूछे जाने हैं, बैरियर मेथड के बारे में आपसे जानकारी लेना चाह रहा है एग्जामिनर, तो आपसे सीधा क्वेश्चन कर देगा कि बताइए गर्भ निरोधक की जो रोधक विधियां हैं, जो बैरियर मेथड है, उसके बारे में थोड़ा सा आप व्याख्या करके बताइए। ठीक है ना। एक्सप्लेन दी बैरियर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। नेचुरल पूछेगा तो पिछले क्लास में जो चर्चा हुई थी वहां से आपको रीड करना है, और जब बैरियर मेथड पूछेगा तो इस क्लास में जो डिस्कशन होगा उस एवज पे आपको क्या करनी है, आपको वहां पे आंसर करनी है। क्लियर ना बाबू। तो नेचुरल मेथड में क्या था कि जो कपल थे वह प्राकृतिक रूप से कोशिश कर रहे थे कि ओवा और स्पर्म एक दूसरे से फर्टिलाइज नहीं हो। ओवा और स्पर्म दोनों एक दूसरे से किसी भी हालत में फैलोपियन नलिका में नहीं, किसी भी हालत में एक ही समय में फैलोपियन नलिका में नहीं पहुंचे, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो अनवांटेड प्रेगनेंसी का खतरा बना रहेगा, या फिर जो लेडी है वो अनवांटेड प्रेगनेंसी के शिकार हो जाएंगे। क्लियर ना। तो वहां पर प्राकृतिक रूप से कपल को सूझबूझ के तरीके बताए जा रहे थे कि आप अपनी समझदारी से, आप अपनी सूझबूझ से, बिना किसी केमिकल का उपयोग किए, बिना किसी मेडिसिन का उपयोग किए हुए, बिना किसी युक्ति का उपयोग किए हुए आप क्या है नेचुरल तरीके से आप गर्भ निरोधक या फिर आप कह सकते हो गर्भ निरोधन की विधि को अपना सकते हैं। तो वहाँ पे हम 3 विधि नेचुरल मेथड में भी पढ़ चुके हैं कि 3 विधि जो होता है वो क्या क्या होता है, वो आपको अच्छे से पता है। पहला हमने पढ़ा पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, दूसरा हमने पढ़ा था लैक्टेशनल एमेनोरिया। ठीक है। उसके अलावा जो है एक और विधियां थी। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि वहां पर हमने जो विधि पढ़ा, अब हम क्या करते हैं कि हम बैरियर मेथड को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, यहाँ पर बैरियर मेथड जो होता है, यहाँ पर भौतिक रूप से शुक्राणु और अंडाणु, ठीक है ना, भौतिक रूप से, पिछले बार क्या हुआ था, प्राकृतिक रूप से हम क्या कर रहे थे, शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोक रहे थे। ठीक है। वहां पर किसी वस्तु या केमिकल का उपयोग नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर वस्तु का प्रयोग होगा, केमिकल का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर है ना। हम लास्ट में कुछ बातें करेंगे जिसमें आप केमिकल का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है। लेकिन अभी सिर्फ हम बात करेंगे कि सिंपली वस्तु का प्रयोग करेंगे और ओवा और स्पर्म के बीच में उस वस्तु को लगा देंगे, जिससे क्या होगा, ओवा और स्पर्म एक दूसरे से संयोग नहीं कर पाएगा, एक दूसरे से फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। तो रोधक विधि में बेसिकली हम कुछ रोधक पदार्थों का प्रयोग करते हैं जिससे स्पर्म और ओवा फिजिकली अंडाणु और शुक्राणु भौतिक रूप से एक दूसरे से मिलने से बच जाते हैं, जिसके कारण फर्टिलाइजेशन नहीं होता। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो आप लोग अच्छे से पता है अनवांटेड प्रेगनेंसी का कोई भी खतरा नहीं रहेगा। क्लियर ना। तो हम यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने गर्भ निरोधन की रोधक विधि यानी बैरियर मेथड्स के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है ना बाबू। तो भौतिक रूप से, ठीक है ना, जैसा ध्यान से समझिए कि ये जो है भौतिक रूप से फिजिकली बाबू, ठीक है ना, भौतिक रूप से अंडाणु, ठीक है ना, और शुक्राणु, अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से रोककर हम लोग क्या करेंगे, कुछ पदार्थ का प्रयोग करेंगे, कुछ वस्तु का प्रयोग करेंगे और अंडाणु और शुक्राणु के बीच में दीवार की तरह खड़ा कर देंगे, जिससे क्या होगा, अंडाणु और शुक्राणु एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे। तो हमने क्या किया कि एक भौतिक बैरियर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं किसी वस्तु की सहायता से। तो भौतिक रूप से अंडाणु तथा शुक्राणु को मिलने से रोककर अनचाही गर्भ से बचाव की विधियों को रोधक विधियां या फिर बैरियर मेथड कहा जाता है। क्लियर हो गया ना बाबू कि भौतिक रूप से अंडाणु से तथा शुक्राणु को मिलने से रोककर, यहाँ पर से जो है थोड़ा सा आप काट लीजिएगा बाबू, भौतिक रूप से अंडाणु तथा शुक्राणु को मिलने से रोककर अनचाही गर्भ से बचाव की जो विधियां हैं उसको हम बैरियर मेथड्स कहते हैं।
क्लियर ना। अब बैरियर मेथड्स में हम कौन कौन सी वस्तु को प्रयोग में लाएंगे और किस वस्तु की सहायता से हम भौतिक रूप से शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोक सकेंगे। तो यहाँ पर जो है ऑप्शंस बहुत सारे हैं बाबू, तो लेकिन जो एनसीईआरटी के अंदर है हम बस उसकी ही बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला तो आपके पास ऑप्शन हो जाता है कॉन्डोम्स, ठीक है ना, जो कि एक पतली लेटेक्स की रबड़ की, यहाँ पर लेटेक्स आपको ध्यान में रखनी है कि कॉन्डोम जो बना होता है ना वो लेटेक्स के रबड़ की बनी होती है, काफी थिन होती है, काफी पतली होती है और मेल और फीमेल दोनों के लिए आता है, क्लियर ना। मेल का जो कॉन्डोम होता है उसको सिंपली जो है कॉन्डोम ही कहते हैं, लेकिन जो फीमेल का कॉन्डोम होता है उसको फेमिडोम कहा जाता है। तो हालांकि फेमिडोम याद रखने को जरूरी नहीं है, लेकिन बस जनरल नॉलेज के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है बैरियर मेथड के लिए, यदि कोई कपल जो है वो रोधक विधि का प्रयोग करना चाह रहा है तो वहां पर ये सबसे पहला ऑप्शन उनके पास आता है, सबसे सिंपलेस्ट तरीका है। और यहाँ पर जो कपल है ना उनकी गोपनीयता बनी रहती है, ठीक है ना। नेचुरल मेथड में भी गोपनीयता बनी रहती है और रोधक विधि में भी क्या होता है, कहीं ना कहीं गोपनीयता बनी रहती है, बैरियर मेथड में भी गोपनीयता बनी रहती है, ठीक है ना। गोपनीयता का मतलब हो गया कि सिक्योरिटी पर प्राइवेसी बनी रहती है, प्राइवेसी बनी रहती है कि आप कपल्स के अलावा इसकी जानकारी और किन्हीं को नहीं होती है। लेकिन कुछ बैरियर्स मेथड ऐसे भी होते हैं जिनमें आपको डॉक्टरों की सहायता लेनी पड़ती है और उन्हीं की सहायता से आपको उस बैरियर मेथड को अपने शरीर के अंदर फिक्स करवाना होता है, जिस या फिर उनको फिक्स करने के लिए सीखना पड़ता है, जिससे आपकी प्राइवेसी थोड़ी सी क्या है कि लीक हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वांटम जो है सबसे सिंपलेस्ट और सबसे अधिक यूज होने वाला जो है बैरियर मेथड्स का कॉन्ट्रासेप्शन है, ठीक है ना बाबू। अब यहाँ पर जो हो गया बाबू कि कंडोम के अलावा और क्या ऑप्शंस में, ठीक है ना। तो कंडोम के अलावा जो है डायफ्राम है, कंडोम के अलावा गर्भाशय ग्रीवा टोपी है, वॉल्ट है, ठीक है ना, जिसको हम लोग डायफ्राम कह लेते हैं, सर्वाइकल कैप कह लेते हैं, वॉल्ट कह लेते हैं। ऑलमोस्ट ये तीनों जो है एक ही जैसा काम करता है और ये तीनों जो है इसकी आकृति भी एक ही जैसा होता है, हम आगे दिखा लेंगे, ठीक है ना। नीचे देख लीजिए, हमारे पीछे कुछ डायग्राम दिख रहे होंगे, यहाँ पर मेल कंडोम को दिखाया जा रहा है बाबू, ठीक है ना। काफी थिन है, लेटेक्स रबर, हम बार बार बोल रहे हैं ये लेटेक्स रबर का बना हुआ काफी थिन होता है, ठीक है ना। तो काफी थिन लेटेक्स रबर का बना हुआ ये रोधक कॉन्ट्रासेप्शन के उपाय है। आपको दूसरा इमेज दिख रहा होगा, ये है फेमिडोम, ये जो है बाबू फेमिडोम है। तो हमने बताया ना अभी कि फेमिडोम क्या होता है, तो फीमेल का जो कॉन्डोम होता है उसको फेमिडोम कहते हैं। मेल अपने कॉन्डोम का इस्तेमाल जो है, मेल कॉन्डोम का इस्तेमाल मेल अपने पेनिस पे करता है, सिस्टम पे करता है, और फीमेल कॉन्डोम का इस्तेमाल जो है फीमेल अपने योनि में करती है। तो दोनों में से मेल या तो कॉन्डोम का प्रयोग कर ले, फीमेल या तो कॉन्डोम का प्रयोग कर ले, जिससे क्या हो जाता है कि मेल का जो स्पर्म है वो वेजिना में ट्रांसफर नहीं हो पाता, या फिर ट्रांसफर अगर होता है तो वेजिना से होते हुए वो जो है सर्विक्स को क्रॉस नहीं करता है, क्योंकि बीच में जो है बैरियर होता है, ठीक है ना, बीच में बैरियर होता है, सर्विक्स में क्रॉस नहीं कर पाता, यूट्रस में नहीं जा पाता, जिसकी वजह से क्या है भौतिक रूप से बाधा उत्पन्न हो जाती है अंडाणु और स्पर्म के बीच में, ठीक है ना, ओवा और स्पर्म के बीच में। तो यहाँ पर बात समझ में आ गई कि जो कॉन्डोम्स होते हैं सबसे इजीएस्ट मेथड है, ठीक है ना। उसके बाद फेमिडोम हो गए जो कि फीमेल के लिए यूज होता है, हालांकि मेल कॉन्डोम ही अधिकतम यूज होते हैं क्योंकि ये यूज करना काफी इजी होता है, काफी आसान होता है, बाई करना भी काफी आसान होता है, हर एक मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाता है। फेमिडोम थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इसका उपयोग जो फीमेल करती है, इसको यूज करना भी थोड़ा सा क्या है कठिन है, और ये सारे जगह अवेलेबल भी नहीं हो पाते क्योंकि इसकी डिमांड काफी कम है, ठीक है। इसके अलावा जो है डायफ्राम, गर्भाशय ग्रीवा टोपी, वोल्ट की बात करेंगे, ठीक है। तो इधर जो है एक सिंपल सा वोल्ट दिखाया गया है, आप लास्ट में देख पा रहे होंगे कि हमारे पीछे जस्ट हमारे पीछे जो पिक्चर है, ठीक है, हमारे पीछे जो पिक्चर है ये वोल्ट का पिक्चर है बाबू, ठीक है। इसका प्रयोग जो किया जाता है वो गर्भाशय के ग्रीवा के पास किया जाता है। हम नेक्स्ट स्लाइड में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिया ना दो ऑप्शंस को हमने लिया, पहला तो है कॉन्डोम, ठीक है ना, जो मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल होता है। दूसरा या तो आप डायफ्राम लगा लीजिए, गर्भाशय ग्रीवा लगा लीजिए, तो फिर ऑलमोस्ट ये तीनों जो है ना एक ही चीज है, अलग अलग नाम है, ठीक है ना। हल्का सा इसके स्ट्रक्चर में चेंजेस देखने को मिलते हैं, ऑलमोस्ट एक ही चीज है, इसलिए हम एक ही एग्जाम्पल के अंदर इसको डाल दिए कि डायफ्राम ग्रीवा टोपी या गर्भाशयी ग्रीवा टोपी, वॉल्ट, डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, या फिर इसको क्या कहेंगे वॉल्ट कहेंगे। तो ये दो ऑप्शन है और इस दोनों ऑप्शन में क्या है कि किसका प्रयोग करना है ये आगे आपको डिसाइड करनी होगी, ठीक है ना। तो आगे हम सबसे पहले कॉन्डोम को डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस होते हैं बाबू, ठीक है ना। तो कॉन्डोम जो होता है बाबू ये लेटेक्स रबर की बनी होती है, हम अभी जस्ट बात किए कि ये क्या होता है, लेटेक्स की पतली काफी थिन रबर की बनी होती है।
कॉन्डोम जो होता है चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, ये किसकी बनी होती है, तो लेटेक्स रबड़ की बनी होती है। लेटेक्स से बनी बहुत ही पतली गुब्बारे जैसी वस्तु होती है, ठीक है ना, ये गुब्बारे जैसी होती है, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है ना, बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, गुब्बारे जैसी वस्तु होती है, जो नर एवं मादा दोनों के लिए बाजारों में उपलब्ध है। अभी हमने बात किया कि ये नर के लिए भी अवेलेबल है और मादा के लिए भी अवेलेबल है। मार्केट में आपको दोनों मिल जाएंगे, मेल कॉन्डोम भी मिल जाएंगे, फीमेल कॉन्डोम भी मिल जाएंगे। फीमेल कॉन्डोम को जो है फेमिडोम कहा जाता है। फीमेल कॉन्डोम को क्या है, फेमिडोम कहा जाता है। याद रखना है कि फीमेल कॉन्डोम को, जो फीमेल कॉन्डोम है उसको क्या कहते हैं, फीमेल कॉन्डोम जो है उसको क्या कहेंगे, फेमिडोम कह लेंगे। नर कॉन्डोम का उपयोग नर अपने सिस्टम पे, अभी हमने बात किया कि नर कॉन्डोम का उपयोग जो है नर अपने सिस्टम पे करता है, और मादा कॉन्डोम का उपयोग जो है मादा अपने योनि में संभोग से ठीक पहले करती है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इसको जो है एक बार फिक्स करा लिए तो कंटिन्यू रहेगा, ऐसा नहीं है। ये वन टाइम यूजेबल होता है, एक ही बार इसका प्रयोग किया जा सकता है, एकल प्रयोगिक होता है, एक ही बार प्रयोग किया जा सकता है, एक बार प्रयोग के बाद इसको डिस्पोज कर देना होता है, ठीक है ना। तो नर कॉन्डोम का उपयोग नर अपने शिश्न पर और मादा कॉन्डोम का उपयोग जो है मादा अपने योनि में संभोग से ठीक पहले करती है, ठीक है ना। और इसको यूज करना काफी आसान होता है, इसलिए कपल सिंपली बाई करके लाते हैं और उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स से ठीक थोड़ा समय पहले उसको यूज कर लेते हैं, जिससे उनकी प्राइवेसी बनी रहती है। और उसके अलावा इंटरकोर्स में भी काफी कोई कठिनाइयां नहीं होती और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होते। हाँ, थोड़े से रिस्क होते हैं कि यदि कॉन्डोम जो है बस्ट कर गया, फट गया, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी का खतरा बना रहता है। लेकिन आजकल जो भी कॉन्डोम्स अवेलेबल है वो काफी चेक्ड करने के बाद जो है पैकेज किए जाते हैं, तो ये भी चांसेस काफी कम होते हैं, ठीक है। तो नर कॉन्डोम का उपयोग नर अपने शिश्न पर और मादा कॉन्डोम का उपयोग जो है मादा अपने योनि में करते हैं, संभोग से ठीक पहले किया जाता है, ठीक है ना बाबू। इसके उपयोग से नर के शिश्न अथवा मादा के योनि, यदि नर उपयोग में ला रहा है तो नर कॉन्डोम को यूज ला रहा है तो नर के शिश्न जो है वो ढक जाएंगे। यदि मादा कॉन्डोम का उपयोग मादा कर रही है तो मादा के योनि ढक जाएंगे, ठीक है ना। मादा के योनि भी ढक जाएंगे और उसके अलावा जो उनकी ग्रीवा जो गर्भाशय ग्रीवा होती है, सर्विक्स होती है, वो ढक जाएंगे। और सर्विक्स जब ढक जाएगा तो स्पर्म जो है वह सर्विक्स को क्रॉस करके वह यूट्रस में नहीं पहुंच पाएगा या यूट्रस के बाद फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंच पाएगा, तो बीच में ये बैरियर की तरह काम कर रहा है, क्लियर ना। तो इसके उपयोग से क्या हो जाता है, नर के शिश्न अथवा मादा के योनि तथा गर्भाशय ग्रीवा क्या हो जाती है, ढक जाती है, क्लियर ना बाबू। जिससे शुक्राणु अब ढक जाती है तो इसका क्या प्रॉफिट हो जाता है, प्रॉफिट यही हो जाता है जिससे नर के पेनिस से इजिकुलेट होने वाले, स्खलित होने वाले जो शुक्राणु है स्त्री के जनन मार्ग में प्रवेश नहीं कर पाता है एवं निषेचन भौतिक रूप से, यहाँ पर किसी वस्तु का प्रयोग किया था ना बाबू, इसलिए भौतिक रूप से निषेचन की क्रिया अवरुद्ध हो जाता है। तो जब निषेचन की क्रिया अवरुद्ध हो गया, स्पर्म जो है वेजिना में ट्रांसफर हो ही नहीं पाया, स्पर्म जो है ओवा तक पहुंच ही नहीं पाया, तो जाहिर सी बात है यहाँ अनवांटेड प्रेगनेंसी का कोई खतरा नहीं होगा, ठीक है। सबसे अधिक नर कॉन्डोम का उपयोग होता है। मेल कॉन्डोम और फीमेल कॉन्डोम में सबसे अधिक यूज होने वाले जो कॉन्डोम होते हैं वो फीमेल कॉन्डोम होते हैं, क्लियर ना। जिसका मशहूर एवं लोकप्रिय तथा सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वितरित होने वाला जो ब्रांड है वो निरोध है। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है बाबू, ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि निरोध क्या है, तो आपको बताना है निरोध जो है वह कंडोम है। निरोध क्या है, कंडोम है। यह ऐसा कंडोम है जो कि मार्केट्स में जो है अवेलेबल आसानी से हो जाता है और सबसे अधिक जो है बिक्री इसकी होती है क्योंकि लोगों को इस ब्रांड के बारे में ज्यादा पता है। आज के डेट में तो बहुत सारे जो है अनवांटेड बहुत सारे जो है कंडोम्स मार्केट में अवेलेबल है, क्लियर ना। तो सबसे अधिक नर कंडोम का जो उपयोग होता है जिसका मशहूर, लोकप्रिय तथा सरकारी अस्पतालों में मुफ्त वितरित होने वाला जो ब्रांड है वो निरोध है। तो ये ध्यान रखिए, आगे हम पिक्चर दिखा देंगे आपको, ये निरोध है। कंडोम का उपयोग जोड़ों के लिए सुविधाजनक एवं गोपनीय होता है। ये इजी टू यूज होता है, इसको यूज करना काफी आसान होता है। सेक्सुअल एक्टिविटी से समटाइम्स पहले जो है इसका उपयोग किया जाता है, कैरी करने में आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसको परचेजिंग भी काफी आसान होता है। तो क्या हो गया कि कंडोम का उपयोग जोड़ों के लिए सुविधाजनक एवं गोपनीय होता है, इससे प्राइवेसी बनी रहती है बाबू, ठीक है ना। मेल क्या किया या फीमेल दोनों में से कोई भी जाकर जो है कंडोम को परचेस करके लाया और सेक्सुअल एक्टिविटी से थोड़ा देर पहले इसको उपयोग में लाया जाता है, उसके बाद फिर इसको डिस्पोज कर दिया जाता है, हाँ या ना। जिससे जो कपल है उनकी प्राइवेसी बनी रहती है।
इसके उपयोग के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसके उपयोग के लिए प्रशिक्षित व्यक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। कैसे पड़ेगी बाबू, इजी टू यूज है, ठीक है ना, और इसको एक ही बार आपको यूज करना है। काफी पतली होने के कारण संभोग की संतृप्तता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये आप यूज करो या ना करो, आपको जो है जो आनंद पहले सेक्सुअल इंटरकोर्स में आता था, इसको यूज करने के बाद भी वही आनंद आना है। इसका मतलब कंडोम के उपयोग से आपके सेक्सुअल एक्टिविटी, सेक्सुअल इंटरकोर्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़नी है, क्योंकि ये काफी थिन होती है, काफी पतली होती है, लेटेक्स रबड़ की बनी होती है, तो काफी पतली होने के कारण संभोग की संतृप्तता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। यह एक बार उपयोग में लाई जाती है, हमने बताया ना ये सिंगल यूज होता है बाबू, बस आप इसको एक ही बार यूज में ला सकते हो, ये बार बार ये उपयोग में नहीं लाई जा सकती। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन था ना बाबू, डायफ्राम था, वोल्ट था, ठीक है ना, गर्भाशय ग्रीवा टोपी था, ये रियूजेबल होता है, इसका उपयोग वुमेन्स करती है और इसको बार बार किया जा सकता है, ठीक है। तो हम आगे बात कर लेंगे। तो अभी तो सिंपल समझ रहे हैं, कॉन्डोम्स की बात कर रहे हैं, तो कॉन्डोम जो होता है एक बार उपयोग में लाई जाती है, और अनचाही गर्भ के अलावा यह यौन संक्रमित संक्रमणों से भी ये सुरक्षा करता है, ठीक है ना। सबसे बढ़िया स्पेशलिटी ये हो जाता है बाबू कि कॉन्डोम्स जो होते हैं, कॉन्डोम की दो फायदे हो जाते हैं। एक तो फायदा ये हो जाता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी के दौरान ये भौतिक बैरियर की तरह काम करता है और अनवांटेड प्रेगनेंसी से रोकता है, और दूसरा काम ये कर देता है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज है, वह बीमारी जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से वन पर्सन टू अनदर पर्सन में ट्रांसफर होता है, उससे क्या होता है, ये काफी रक्षा करता है। तो अनचाही गर्भ के अलावा यह यौन संक्रमित संक्रमणों यानी कि जिसको एसटीआईज कहते हैं, ठीक है ना, एसटीआईज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, ठीक है ना, उससे भी सुरक्षा प्रदान करता है। और दूसरे जो ऑप्शन थे बाबू, वहां पर क्या है, या फिर आगे जो भी हम पढ़ेंगे ऑप्शंस, वहां पर कोई भी कॉन्ट्रासेप्शन जो होंगे ना, वो दो प्रॉफिट नहीं देंगे, ठीक है ना। ये सिंगल ऐसा कॉन्ट्रासेप्शन के उपाय हैं जो कि दो प्रॉफिट देते हैं। पहला तो ये अनचाही गर्भ से बचाने में काफी इजीएस्ट वे में हमारी सहायता कर लेते हैं, और दूसरा क्या हो जाता है कि यह सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी हमारी रक्षा करता है। क्लियर ना। तो ये सारी चीजें थी कॉन्डोम्स के बारे में। थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमने अभी बात किया था कि जो सबसे पॉपुलर ब्रांड है कॉन्डोम्स का, वो कौन है बाबू, वो है आपका निरोध। निरोध, यहाँ पर हम पिक्चर दिखाने का मीन्स ये था बाबू कि आपको निरोध वर्ड याद होने चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में डिस्क्रिप्टेड है और क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं अभी तक, ठीक है ना बाबू, तो ध्यान रखना है। तो ये जो निरोध है, ये कॉन्डोम का जो है ये ब्रांड है, और ये मोस्ट सेलिंग ब्रांड है, और लोगों सबसे अधिक जिस ब्रांड को पसंद करते हैं, जो ब्रांड सबसे अधिक प्रचलित है लोगों के बीच में, वो निरोध है कॉन्डोम है, ठीक है ना। निरोध ब्रांड का कॉन्डोम है, और इसकी स्पेशलिटी है कि ये अनवांटेड प्रेगनेंसी के अलावा ये क्या कर लेते हैं, हमारी एसटीआई से भी सुरक्षा कर लेते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी सुरक्षा कर देते हैं। मतलब ये दो काम करते हैं, क्लियर ना। अनवांटेड प्रेगनेंसी से भी बचाते हैं और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से भी हमारी रक्षा करता है, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं नेक्स्ट दूसरा नंबर क्या था बाबू, हम लिए थे कि हम अगर कॉन्डोम का इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो कॉन्डोम्स के अलावा हम दूसरे ऑप्शंस पे भी हम जंप कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो बैरियर मेथड में, ये जो दूसरा ऑप्शन है, पहला जो ऑप्शन कॉन्डोम था वो मेल और फीमेल दोनों के लिए अवेलेबल था, लेकिन ये जो दूसरा ऑप्शन है वो सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए, मेल इनका प्रयोग नहीं करती है, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ पर एग्जाम्पल तो हम पहले ही बता चुके हैं कि दूसरा ऑप्शन में एग्जाम्पल आपका डायफ्राम हो जाता है, गर्भाशय ग्रीवा टोपी हो जाता है, वोल्ट हो जाता है। अगर इंग्लिश में बोले डायफ्राम, सर्वाइकल कैप, यूटेराइन सर्वाइकल कैप, और क्या है, बोल्ट। ऑलमोस्ट ये तीनों चीज जो है उसकी आकृति एक जैसी होती है, यूज भी एक ही जैसा किया जाता है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो उपर्युक्त सभी रोधक वस्तु जो होती है ये मोटी रबर की बनी होती है। कॉन्डोम पतली लेटेक्स की रबर से बनी हुई थी, लेकिन ये मोटी रबर से बनी है, और ये रीयूजेबल होता है, ये इसको बार बार प्रयोग किया जा सकता है, और इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ महिलाएं करती है, ठीक है ना बाबू। तो यहाँ पर क्या है, उपयुक्त सभी रोधक वस्तु, उपयुक्त सभी का मतलब क्या, डायफ्राम, ग्रीवा
गर्भाशय ग्रीवा टोपी या वोल्ट, ये तीनों का तीनों जो है सभी रोधक वस्तुएं मोटी रबड़ की बनी होती है, ठीक है ना, मोटी रबड़ की बनी होती है। आगे की स्लाइड में हम जो है डायग्राम दिखा देंगे, चलिए हम दिखाई देते हैं आपको। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा है कि ये जो है मोटी रबड़ की बनी हुई है। देखिए यहाँ पर ये जो है आपका सर्वाइकल कैप है बाबू, ये मोटी रबड़ की बनी हुई है। ये क्या है, वॉल्ट है, ये मोटी रबड़ की बनी हुई है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये डायफ्राम है, ठीक है ना, ये डायफ्राम जो कि सर्विक्स के पास जो है ये फिक्स कर दिया गया है, डायफ्राम है जो कि मोटी रबड़ की बनी हुई है। क्लियर ना बाबू। तो बेसिकली ये काम कैसे करता है, तो ये काम कैसे करता है कि ये छोटा जो कैप जैसी संरचना होती है, छोटी जो है ये मोटी रबड़ की बनी हुई छोटी कैप जैसी टोपी जैसी संरचना होती है, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, 1 मिनट बाबू, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है छोटी टोपी जैसी संरचना है, ठीक है ना। अब पहली बार क्या होता है कि जब इसका उपयोग करना होता है तो प्रशिक्षित नर्सों से मिलना पड़ता है। नर्स बताती है कि हाँ किस तरह से हम इसको जो है वेजिना के अंदर ट्रांसफर करके इसको जो है हम ग्रीवा के पास यानी सर्विक्स के पास फिक्स कर सकते हैं, ठीक है ना। तो महिलाओं को पहले जो है सीखना पड़ता है नर्सों से कि किस प्रकार से हम इस सर्वाइकल कैप को, वॉल्ट को या डायफ्राम को हम अपने वेजिना के अंदर सर्वाइकल सर्विक्स के पास हम अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो कॉन्डोम्स में ऐसी कोई बैरियर नहीं थी बाबू, कॉन्डोम्स में आपको किसी से सीखना नहीं पड़ रहा था, इसलिए आपकी प्राइवेसी बनी हुई थी, प्राइवेसी आपकी सेफ थी। लेकिन इन उपाय में क्या हो जाता है कि आपकी प्राइवेसी सेफ नहीं रहती, नर्सेस को पता होता है कि हाँ कौन सी महिलाएं जो है हमसे सीख के गई है, तो प्राइवेसी का थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है, ठीक है। लेकिन खर्च के मामले में देखा जाए तो ये काफी कम खर्चीला है, और क्योंकि इसको एक बार यूज लेने के बाद एक बार यूज करना हम सीख गए तो बार बार हम इसको यूज कर सकते हैं, ये रीयूजेबल होता है। क्लियर ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि डायफ्राम, वॉल्ट या फिर सर्वाइकल कैप की मदद से सर्विक्स का जो हिस्सा है, सर्विक्स का जो हिस्सा है यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया जाता है, ताकि वेजाइना में ट्रांसमिट होने वाले जो स्पर्म है वह वो जो है क्या है कि वो यूटरस के अंदर ट्रांसफर नहीं हो। जब यूटरस के अंदर ट्रांसफर नहीं होगा तो यहाँ पर ये बैरियर की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर ये रोधक की तरह काम करना शुरू कर दिया। देखिए ना यहाँ पर ये जो है सर्विक्स है और ये जो है वेजाइनल कैनाल है, इसके बीच में ये जो हिस्सा था इस जगह पर क्या कर दिया गया है, इस जगह पर इस कैप को फिक्स कर दिया गया है, जो कि जिसको हम डायफ्राम कह रहे हैं, ठीक है ना। सर्वाइकल कैप भी यहीं पे फिक्स हो जाता है बाबू, वॉल्ट भी यहीं पे फिक्स कर दिए जाते हैं। तो फिक्स करने से ये जो ओपनिंग है जहां से स्पर्म अंदर की ओर प्रवेश करते हैं, ये ओपनिंग क्या हो गया, ये ओपनिंग बंद हो गया। यहाँ पर जो ओपनिंग था ये ओपनिंग बंद हो गया। जब ये ओपनिंग बंद हो गया तो स्पर्म जो है ये यूट्रस के अंदर ट्रांसफर नहीं होगा। जब ये यूट्रस के अंदर ट्रांसफर नहीं होगा तो जाहिर सी बात है बाबू कि स्पर्म जब यूट्रस में नहीं जाएगा तो ये फैलोपियन ट्यूब में भी नहीं जाएगा, और जब वहां नहीं जाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगी और अनचाही गर्भ से बचा जा सकता है। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि एक छोटा सा जो है सर्वाइकल कैप है, ये सर्वाइकल कैप है, और इस सर्वाइकल कैप को क्या है कि योनि में या फिर वेजाइना के थ्रू जो है यूटरस की जो सर्विक्स है यहाँ पर फिक्स की जा रही है, ठीक है ना, ताकि बैरियर क्रिएट किया जाए, रोधक क्रिएट किया जाए, वहां पर भौतिक रूप से एक दीवार खड़ा कर दे ताकि वेजाइना में इजेकुलेट होने वाला जो स्पर्म है वो यूटरस में ट्रांसफर नहीं हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिजिकल बैरियर क्रिएट करने के लिए, चलिए हम टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ पर हम अभी बात करें डायफ्राम की, सर्वाइकल कैप की, वॉल्ट की। क्लियर ना बाबू। तो हमने क्या पढ़ा, उपरयुक्त सभी रोधक वस्तुएं जो है मोटी रबड़ की बनी होती है, जहां कॉन्डोम पतली लेटेक्स की रबड़ की बनी होती है, मोटी रबड़ की बनी होती है, जो छोटी होती है और टोपी की आकृति की होती है। अभी आपने देखा छोटी होती है, टोपी की आकृति की होती है, एवं इसका उपयोग जो है सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है, पुरुष इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी का इस्तेमाल जो है महिलाएं, इन सभी का इस्तेमाल जो है सर्वाइकल सर्विक्स के जो टिप होते हैं उसको ढकने के लिए किया जाता है। तो सर्विक्स जो है महिलाओं में पाया जाता है, तो सर्वाइकल कैप का प्रयोग कौन करेंगी, महिलाएं करेगी, पुरुष नहीं कर सकते। तो इसका उपयोग जो है सिर्फ महिलाओं के द्वारा किया जाता है, चाहे वो डायफ्राम हो, सर्वाइकल कैप हो या वोल्ट हो। क्लियर ना। महिलाओं को शुरुआती दौर में करना क्या पड़ता है, कॉन्डोम में सीखना नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर सीखने की जरूरत पड़ जाती है बाबू, कि शुरुआती दौर में महिलाओं को करना क्या पड़ता है, शुरुआती दौर में 1 मिनट बाबू, शुरुआती दौर में महिलाओं को क्या करना पड़ता है कि जो प्रशिक्षित नर्सेज होती है ना उनसे सीखना पड़ता है, प्रशिक्षित व्यक्ति से सहायता लेनी पड़ती है कि हम इसका उपयोग कैसे करें। तो महिलाओं को शुरुआत में इसे प्रशिक्षित व्यक्ति की सहायता से उपयोग होते सीखना पड़ता है। क्लियर ना। इसके अलावा
एवं बाद में संभोग से पूर्व इस्तेमाल किया जाता है। अब एक बार जब हम सीख लिए तो उसके बाद जब भी सेक्सुअल एक्टिविटीज हो या फिर इंटरकोर्स होने वाला हो तो उसे थोड़ा देर पहले क्या करेंगे महिलाएं जो है इस सर्वाइकल कैप या फिर वॉल्ट या फिर डायफ्राम जो भी यूज कर रहे हैं उसको जो है उससे सर्विक्स को ढक लेंगे, सर्विक्स की जो ओपनिंग है उसको ढक लेंगे ताकि बीच में बैरियर क्रिएट हो जाए। ठीक है ना। इसका उपयोग जो है योनि के अंदर गर्भाशयी ग्रीवा के स्थान पे किया जाता है। गर्भाशयी ग्रीवा यूटेराइन सर्विक्स के स्थान पे इसको जो है यूज करते हैं, सर्विक्स के स्थान पे करते हैं। अभी आपने डायग्राम देखा। उसके अलावा क्या है, जो गर्भाशयी ग्रीवा को क्या कर देते हैं, जो सर्विक्स की जो ओपनिंग है उसको अवरुद्ध कर देते हैं, उसको क्लोज कर देते हैं, जिससे शुक्राणु तथा अंडाणु के बीच क्या है भौतिक रोध उत्पन्न हो जाता है। शुक्राणु है, शुक्राणु जाने वाला अभाव पहले से प्रेजेंट है और शुक्राणु वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा। यहाँ पर क्या हुआ कि बैरियर क्रिएट हो गया, फिजिकल बैरियर क्रिएट हो गया। ठीक है ना। तो रोध उत्पन्न हो जाता है तथा गर्भाधारण से क्या मिल जाती है, छुटकारा मिल जाती है। अब जब फर्टिलाइजेशन ही नहीं हुआ तो जाहिर सी बात है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन नहीं होगा, इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं है। मतलब यहाँ पर अनवांटेड प्रेगनेंसी से खुद को बचा लिया गया, गर्भाधारण से छुटकारा पा लिया गया। ठीक है ना। तो तथा गर्भाधारण से क्या करा देता है, छुटकारा दिलाता है। इसका उपयोग बार बार किया जा सकता है। ये रीयूजेबल होता है। कॉन्डोम्स वन टाइम यूजेबल होते हैं लेकिन ये जो है रीयूजेबल होते हैं। ठीक है ना। आपको महिलाएं इसका बार बार प्रयोग ला सकती है। ठीक है। ये जो कॉन्डोम होता है थोड़ा सा नोट करके कुछ पॉइंट्स को हम समझ लेते हैं और ये इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। ठीक है ना बाबू। कॉन्डोम हो गया, कॉन्डोम को भी हमने ले लिया, बैरियर मेथड्स के अंदर ही आता है ना। सबसे पहला ऑप्शन तो कॉन्डोम ही था। कॉन्डोम हो गया, डायफ्राम हो गया, गर्भाशयी ग्रीवा टोपी हो गया, वॉल्ट हो गया। ठीक है ना। इत्यादि रोधक वस्तुओं, सभी रोधक वस्तुएं, इत्यादि सभी रोधक वस्तुओं को और अधिक प्रभावी बनाने हेतु, ठीक है ना, इसमें कुछ फेल्यूर के चांसेस भी होते हैं और वो फेल्यूर के चांसेस भी बिल्कुल लो करने के लिए, ठीक है ना, एकदम अनवांटेड प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए कॉन्डोम, डायफ्राम, ग्रीवा टोपी और वोल्ट को और ताकतवर बनाने के लिए हम इसके साथ साथ वैसे क्रीम का प्रयोग कर सकते हैं, वैसे जेल का प्रयोग कर सकते हैं, वैसे झाग का प्रयोग कर सकते हैं जो स्पर्म को मारने का काम करता है, जो स्पर्म को मारने का काम करता है। स्पर्मिसाइडल क्रीम हम यूज कर सकते हैं, साइडल जेल का यूज कर सकते हैं जो कि शुक्राणु के भक्षण करने का काम करते हैं, शुक्राणु को नष्ट करने का काम करते हैं। तो वैसे क्रीम का प्रयोग जो है कॉन्डोम के साथ किया जा सकता है, ठीक है ना। क्रीम है, कॉन्डोम के ऊपर लगा लिया गया। उसके अलावा सर्वाइकल कैप में उस स्पर्मिसाइडल जो है क्रीम का उपयोग कर लिया गया। उसके अलावा जो है वॉल्ट के साथ भी यूज कर लिया गया, जिससे क्या हो जाएगा कि वॉल्ट तो एक बैरियर क्रिएट कर ही रहा है, उसके अलावा जो स्पर्मिसाइडल उसमें है या उसमें लगे हुए वो स्पर्म को डिस्ट्रॉय करने का काम कर रहा है, जिससे फर्टिलाइजेशन के चांसेस और भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे और अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के चांसेस और भी क्या हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि कॉन्डोम हो गया, डायफ्राम हो गया, गर्भाशय ग्रीवा टोपी हो गया, वोल्ट हो गया, इत्यादि रोधक वस्तुओं को और अधिक पावरफुल बनाना है, और अधिक इफेक्टिव बनाना है, प्रभावी आप बनाना चाहते हो तो आप इन सभी वस्तुओं के साथ साथ शुक्राणुनाशक क्रीम का प्रयोग कर सकते हो, स्पर्मिसाइडल क्रीम का प्रयोग कर सकते हो, वैसा क्रीम जो स्पर्म को मारने का काम करता है, ठीक है ना। तो जैसे ही क्या होगा कि स्पर्म जो है वेजाइना में ट्रांसफर हुआ, वहीं पर क्या हो जाएगा कि उस क्रीम के द्वारा स्पर्म को मार दिया जाएगा। तो इसके साथ साथ आप शुक्राणु नाशक क्रीम का प्रयोग कर सकते हो, शुक्राणु नाशक जेल का प्रयोग कर सकते हो, शुक्राणु नाशक झाग का भी प्रयोग किया जा सकता है, जिससे इनकी गर्भ निरोधक क्षमता और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जिससे क्या हो जाएगा कि कॉन्डोम्स की, सर्वाइकल कैप की, वॉल्ट की, इनकी जो इफेक्टिवनेस है वो और बढ़ जाएगी, इनकी प्रभाविता और बढ़ जाएगी और ये और अच्छे तरीके से काम करना शुरू करेंगे और अनवांटेड प्रेगनेंसी से आपको और अच्छी तरह से छुटकारा दिलाने में ये सहायता करेंगे, ठीक है ना, बचाने में सहायता करेंगे। रोधक विधियों के कोई आनुषंगिक प्रभाव नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग यहाँ पे है बाबू कि जितने भी बैरियर मेथड्स हम यूज कर रहे हैं वहां पर किसी भी तरह से केमिकल का हम प्रयोग नहीं कर रहे। लास्ट में थोड़ा सा नोट करके हम और इफेक्टिव बनाना चाह रहे हैं तब हम केमिकल को यूज में ला रहे हैं। अगर आप केमिकल यूज नहीं लाते हो फिर भी काम चलेगा, ठीक है ना। तो जब हम नॉर्मली बैरियर मेथड को यूज में ला रहे हैं तो उस दौरान उस बैरियर मेथड को यूज करने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होती, कोई अनुषंगिक प्रभाव नहीं होती है। अगर सावधानी पूर्वक कॉन्डोम का, डायफ्राम का, गर्भाशय ग्रीवा का, टोपी का उपयोग किया जाए
तो इसके असफल होने की संभावना भी बिल्कुल कम या न के बराबर होती है। इसके रेट ऑफ फेल्योर जो है बिल्कुल लो या फिर जीरो के बराबर होती है। ठीक है ना। बस यहाँ पर जरूरत ये है कि जब भी आप क्या कर रहे हो कि इन बैरियर मेथड्स का प्रयोग कर रहे हो, बैरियर ऑब्जेक्ट्स का प्रयोग कर रहे हो, तो उस दौरान आपको थोड़ी सी सावधानी देखनी है कि यूज करने से पहले आप चेक कर लीजिए कि हाँ बोल्ट जो है सही तरीके से सर्विक्स पे लगा है या नहीं, डायफ्राम सही तरीके से सर्विक्स पे लगा है या नहीं, कॉन्डोम जो आप यूज कर रहे हो क्या वो कॉन्डोम फटा हुआ तो नहीं है, कॉन्डोम में जो है पहले से लीकेज तो नहीं है। तो ये सारा कुछ अगर चेक कर लिया जाए और उसके बाद सेक्सुअल एक्टिविटीज किया जाए तो यहाँ पर अनवांटेड प्रेगनेंसी के चांसेस बिल्कुल भी लो होते हैं या न के बराबर होते हैं। और ये जो तरीका है काफी इफेक्टिव तरीका और मोस्ट फेमस तरीका भी हो सकता है। ठीक है ना बाबू। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे तो हम जो है डायग्राम हम दिखा ही चुके हैं बाबू कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि आपका ये जो है आपका वॉल्ट है, ये क्या था आपका, आप इसको सर्वाइकल कैप कह सकते हो, ये वॉल्ट है, डायफ्राम है, यहाँ पर डायफ्राम को इसको यूज किया गया। तो ओवरऑल तीनों का स्ट्रक्चर जो होता है वो एक टोपी जैसी होती है। देखिए ना यहाँ पर लिख रहा है, यहाँ पे क्या है टोपी जैसी होती है, दिख रहा है ना टोपी जैसी, थोड़ा सा टोपी जैसी है या फिर ढक्कन जैसी है। ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि रोधक विधियों के कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ठीक है ना। एवं सावधानी पूर्वक इस्तेमाल से इसके असफल होने की संभावना भी बिल्कुल क्या होती है, कम होती है। आई थिंक ये चीज आपको अच्छे समझ में आ गई। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट विधि को हम समझने की कोशिश। चलिए यहाँ पर एक जो है पिक्चर दिया गया है। अभी अब स्पर्मिसाइडल की बात कर रहे थे, वह क्रीम जिसको यूज करने से क्या हो जाता है, स्पर्म को मारा जा सकता है। ठीक है ना। स्पर्म के ऊपर अगर इस क्रीम को डाला जाए तो स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये आप बैरियर मेथड्स के किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ आप इसको यूज कर सकते हो। देखिए ना स्पर्मिसाइड्स, ठीक है ना। ये क्रीम का उपयोग कर लीजिए। कुछ जेल आते हैं, यहाँ पर जेल आते हैं, फिल्म आते हैं, जेली आती है, फोम आते हैं। देखिए ये क्या फोम है, फोम आते हैं। इनमें से किसी चीज का आप उपयोग कर लीजिए, कॉन्डोम्स के ऊपर कर लीजिए या फिर सर्वाइकल कैप के ऊपर कर लीजिए, जिससे क्या हो जाएगा, जब स्पर्म वेजिना में ट्रांसफर होंगे तो स्पर्म डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, वो सर्विक्स के ऊपर जा नहीं पाएगा, उनमें जाने की क्षमता नहीं होगी और फर्टिलाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा। क्लियर ना बाबू। चलिए आगे चलते हैं और हम थोड़ा सा आगे बढ़ के हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे फोकस डालते हैं। ठीक है ना। अभी तक हम बैरियर मेथड को पढ़े हैं, नेचुरल मेथड को पढ़े हैं। अब हम क्या करेंगे, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट मेथड है अंतःगर्भाशयी युक्तियां। ठीक है ना। अगर आप जो है नेचुरल मेथड को यूज नहीं करना चाह रहे हो, अगर आप जो है बैरियर मेथड को यूज नहीं करना चाह रहे हो, तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन में आता है क्या, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। अब ये जो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस होते हैं ना बाबू, बेसिकली ये स्त्रियों के लिए होता है। इसका उपयोग स्त्रियां करती है और लंबे समय तक अनचाही गर्भ से बचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। या फिर आप कह सकते हो कि यदि पहला बच्चा हो गया, दूसरे बच्चे के बीच में 3 साल का गैप रखना है, तो बार बार कॉन्डोम यूज करने की बजाय, बार बार सर्वाइकल कैप यूज करने की बजाय, बार बार सावधानी बरतने की बजाय हम क्या करें, हम इंट्रा यूटेराइन डिवाइस लगा ले अपने यूटरस के अंदर, और जब तक वो डिवाइस आपके यूटरस में ट्रांसप्लांट रहेगा, अनवांटेड प्रेगनेंसी से आप बचे रहोगे। क्लियर ना। तो यहाँ पर ये डिवाइस है, अलग अलग अवधि के अलग अलग समय के जो है ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस जो है मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप चाहते हो लगातार 1 साल तक हमको जो है प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, 1 साल के लिए फिक्स करवा लीजिए, जब आपको प्रेगनेंसी चाहिए उसको आप बाहर निकलवा लीजिए यूटरस से, फिर से आप प्रेग्नेंट हो जाइएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जितने समय के लिए आप इसको अंदर इम्प्लांट करके रखेंगे, यूट्रस में रखेंगे, वो इम्प्लांटेशन को रोक के रखेगा। उसके बाद क्या करेगा, वो स्पर्म को मारने का काम करेगा। हम आगे देखेंगे कौन कौन से ऑप्शंस में है। ठीक है। तो लंबे समय तक अनचाही गर्भ का अगर से बचाव करना है तो यहाँ पर समझदारी यही होगी बाबू कि बार बार कॉन्डोम खरीदने से बेटर है, बार बार जो है सर्वाइकल कैप खरीदने से बेटर है, डायफ्राम खरीदने से बेटर है, या फिर आप कह सकते हो या फिर आप कह सकते हो बार बार टैबलेट्स खरीदने से बेटर है, या फिर आप कह सकते हो जो नेचुरल मेथड्स पे बार बार जो है आत्म संयम बरतने से बेटर है कि हम एक बार डॉक्टर के पास जाए और जो हमारी साथी है, हम जो फीमेल साथी है, हम क्या करें, उनके यूटरस में हम इंट्रा यूटेराइन डिवाइस को फिक्स करवा दे। अंतः गर्भाशयी युक्ति, अंतः गर्भाशय मतलब गर्भाशय के अंदर लगने वाली कुछ डिवाइस है, कुछ यंत्र है, उसको फिक्स करवा दे, ताकि क्या हो कि फर्टिलाइजेशन के चांसेस बिल्कुल ना रहे और इम्प्लांटेशन से बचा जाए, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जाए। तो लंबे समय के लिए क्या है कि यदि महिलाएं चाह रही है कि हम अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचे, तो वहां पर ये तीसरा ऑप्शन में आता है। क्या ऑप्शन है बाबू,
तो तीसरा ऑप्शन है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ठीक है ना। तो एक्सप्लेन द इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। चलिए, लंबे समय तक अनचाही गर्भ से बचाव हेतु गर्भाशय में लगाई जाने वाली, हमने क्या बोला, ये क्या होता है, यूट्रस पर फिक्स कर दिया जाता है। हम आगे कुछ स्लाइड के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। ये जो ऐसी डिवाइसेस है जो कि यूट्रस में फिक्स कर दिया जाता है और लंबे समय तक ये क्या है कि आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा कर रखती है, ठीक है ना। तो लंबे समय तक अनचाही गर्भधारण से बचाव हेतु गर्भाशय में लगाई जाने वाली युक्तियों को अंतःगर्भाशयी युक्तियां या फिर इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस कहते हैं। शॉर्ट में इसको आईयूडीज कहते हैं। आपको फुल फॉर्म पता है, आईयूडीज का फुल फॉर्म क्या होता है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस होते हैं, कहा जाता है। ये विशेष प्रकार की युक्तियां हैं, ये काफी स्पेसिफिक जो है डिवाइस है जिसका प्रयोग अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने में किया जाता है। तो ये विशेष प्रकार की युक्तियां हैं जिसे प्रशिक्षित नर्सों के द्वारा लगवाया जाता है, ठीक है ना। आपको इसको लगवाने के लिए अगर कॉन्ट्रासेप्शन के आप इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस मेथड का प्रयोग करें तो आपको डॉक्टर से विजिट करना पड़ेगा, डॉक्टर से ही उस डिवाइस को अपने यूट्रस में फिक्स करवाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सभी जो है विशेष प्रकार की युक्तियां हैं जिसे प्रशिक्षित नर्सों के द्वारा लगवाया जाता है। विभिन्न प्रकार की अंतःगर्भाशय युक्तियां वर्तमान में प्रचलित है। बहुत सारी इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं, ठीक है ना। तो उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है कि जैसे जिस तरीके में आप कंफर्टेबल हो उस तरीके का आप इंट्रायूटेराइन डिवाइस लगवा सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शन है आईयूडीज के भी, तो हम देख लेंगे कुछ ऑप्शंस को। तो विभिन्न प्रकार की अंतःगर्भाशय युक्तियां वर्तमान में प्रचलित है जिन्हें 3 समूहों में विभाजित किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये तीनों आपको याद रखने होंगे बाबू, तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला जो आपका ये ऑप्शन में है औषधि रहित अंतःगर्भाशय युक्तियां, यानी कि वैसा गर्भाशयी युक्तियां जिसमें कोई मेडिसिन का प्रयोग नहीं किया जाता है, कोई केमिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, मतलब नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस पहला हो गया, जिसमें कोई मेडिसिन का प्रयोग नहीं हुआ, बिना मेडिसिन वाला आईयूडी, ठीक है ना। नेक्स्ट है ताम्र मोचक या श्रावक अंतःगर्भाशय युक्तियां। ताम्र मोचक या श्रावक का मतलब क्या हो गया बाबू, वैसा इंट्रायूटेराइन डिवाइस, वैसा आईयूडी जिसको यूट्रस में फिक्स कर दिया जाने के बाद वो कॉपर आयन को रिलीज करता है, ठीक है ना। वैसा आईयूडी जिसके निर्माण में कॉपर का प्रयोग होता है, तांबा का प्रयोग होता है, जब वो यूट्रस में फिक्स होता है तो उस दौरान वो कॉपर आयन को रिलीज कर रहा होता है, मतलब कॉपर आयन को रिलीज करने वाला आईयूडी, जिसको हम लोग कॉपर को तो हिंदी में ताम्र कहते हैं ना बाबू। तो ताम्र मोचक रिलीज करना मतलब मोचन करना। तो ताम्र मोचक या श्रावक अंतःगर्भाशय युक्तियां, यानी कि वैसा गर्भाशय युक्तियां, वैसा आईयूडी, वैसा इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जो क्या करती है, ताम्र का मोचन करती है, कॉपर आयन का सिक्रेशन करती है, ठीक है ना। ये दूसरा ऑप्शन में आ गया। पहला में कोई मेडिसिन नहीं, कोई कॉपर आयन नहीं, ठीक है ना, सिंपलेस्ट है ये। उसके बाद दूसरा क्या, थोड़ा सा एडवांस है। क्या एडवांस है, जिसमें इस आईयूडी के निर्माण में कॉपर का प्रयोग किया गया है और कॉपर क्या करती है, वो अपने आयन को धीरे धीरे रिलीज करती है। हम आगे बात करेंगे कॉपर आयन क्यों रिलीज करती है, उसके क्या प्रॉफिट है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो है हार्मोन मोचक अंतःगर्भाशय युक्तियां, वैसा इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो हार्मोन को सीक्रेट करती है, ठीक है ना। अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाने के लिए वो लगातार हार्मोन को सीक्रेट करती रहती है। तो वैसा आईयूडी, वैसा इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जो क्या करती है, हार्मोन को सीक्रेट करती है, हार्मोन को रिलीज करती है, ठीक है ना। तो हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस हो गया। तो पहला क्या हो गया, नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइस। दूसरा हो गया क्या, कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस। तीसरा क्या हो गया, हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस। तो ये 3 तरह के ऑप्शंस जो है, 3 तरह का समूह में जो है इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस को बांटा गया। हर एक को बारी बारी से हम समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझते हैं औषधि रहित अंतःगर्भाशय युक्तियां। डायग्राम थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा बाबू, यहाँ पर रट्टा मारने वाली कोई चीज नहीं, आराम से डायग्राम देखते जाइए, समझते जाइए, एक बार में आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगे, ठीक है ना बाबू। तो देखिए यहाँ पर क्या है यहाँ पर क्या है कि हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि चलिए अब हम आईयूडी को पढ़ रहे हैं और उस आईयूडी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि नॉन मेडिकेटेड होता है, जिसमें किसी तरह का केमिकल का सिक्रेशन नहीं होता, किसी तरह का मेडिसिन का प्रयोग नहीं होता। ये सिंपलेस्ट प्लास्टिक का बना हुआ आईयूडी डिवाइस है, ठीक है ना बाबू, जो कि स्पाइरल शेप का होता है,
सिंपलेस्ट प्लास्टिक से बना हुआ एकदम कॉमन सा जो है ये आईयूडी डिवाइसेस है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस है, जो स्पाइरल शेप का होता है और इसमें किसी तरह के मेडिसिन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो जरा सा पढ़ लेते हैं क्या बोला गया, ठीक है ना। तो ये जो होते हैं, ये जो है उस प्रकार के उस ये उस प्रकार ये उस प्रकार के अंतःगर्भाशय युक्ति है, यहाँ पर के कर दीजिएगा, ये उस प्रकार के अंतःगर्भाशय युक्ति है जिसमें किसी भी प्रकार के औषधियों का प्रयोग नहीं होता है। हमने क्या बोला, नॉन मेडिकेटेड है, यहाँ पर कोई मेडिसिन का प्रयोग नहीं, कोई ड्रग्स का प्रयोग नहीं, कोई औषधि का प्रयोग नहीं। यह क्या होता है, सिंपली प्लास्टिक से निर्मित होता है, ठीक है ना। ये ऐसा आईयूडी है जो जिसको सिंपली प्लास्टिक से बनाया जाता है, सिर्फ प्लास्टिक का प्रयोग इसमें होता है। और ये सामान्यतः जो होते हैं वो स्पाइरल शेप के होते हैं, स्पाइरल स्प्रिंग जैसे होते हैं, ऐसे देखने को मिल रहा है, स्पाइरल शेप के होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके का देखने को मिलता है स्पाइरल शेप का, ठीक है ना। तो ऊपर वाला हिस्सा जो है ये प्लास्टिक का बना होता है, नीचे जो है थ्रेड होता है, यानी कि धागे होते हैं, नीचे धागा होता है, थ्रेड होता है, ठीक है ना। अब ये वैसे डिवाइस है, देखिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको, पहला पिक्चर देख लीजिए, यहाँ पर आपको स्पाइरल शेप में देखने को मिल रहा है कि ये जो है इस तरह से स्पाइरल शेप में प्लास्टिक का बना दिया गया है और नीचे में क्या है, ये धागा जो है, दो थ्रेड है नीचे में निकला हुआ। अब ये जो स्पाइरल शेप है ना बाबू, देखिए यूट्रस में क्या बोला, ये इंट्रा यूटेराइन डिवाइस है, ये वैसा डिवाइस है जिसको यूटरस के अंदर इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो है इधर डायग्राम यूटरस का आप देख पा रहे हो, ये यूटराइन कैविटी है और ये जो यूटराइन कैविटी है बाबू, इसके अंदर क्या किया गया है कि इसके अंदर इस आईओडी को फिक्स कर दिया गया है, ठीक है ना, अच्छे से आप देख पा रहे हो, जो सर्पिल आकृति में फिक्स कर दिया गया है। अब एक बात बताइए बाबू, अगर ये सर्पिल आकृति में यहाँ पे फिक्स कर दिया गया है तो ओभा किसी भी तरह से इसके अंदर प्रवेश करने की अगर कोशिश करती है तो इसको एंडोमेट्रियम की लेयर इम्प्लांट करने के लिए नहीं मिलेगा। जब एंडोमेट्रियम की लेयर इम्प्लांट करने के लिए नहीं मिलेगा तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, जब इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो अनवांटेड प्रेगनेंसी का खतरा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये क्या कर लिया गया कि पूरा जो ये जगह है, यूट्रस का जो जगह होता है, इस पूरे जगह को क्या है, इस तरह से इस डिवाइस की मदद से कैप्चर कर दिया जाता है कि फैलोपियन नलिका से आने वाला जो जो फर्टिलाइज्ड इग है या फिर आप कह सकते हो जो एम्ब्रियो है, उसको इम्प्लांटेशन के लिए जगह ही नहीं मिलेगा। जब जगह ही नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है इम्प्लांटेशन नहीं होगा, और जब इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी के चांसेस भी नहीं रहेंगे। तो बेसिकली ये जो सिंपल सा जो आप देख रहे हो, इस आईयूडी को कहते क्या है, तो इसको लिप्स लूप कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए निम्न में से कौन सा आईयूडी जो है वह औषधि रहित है, तो वहां चुनना पड़ेगा कि ऑप्शन में होगा कि कुछ ऐसे ऑप्शन होगा जिससे केमिकल सीक्रेट हो रहेंगे, कुछ ऐसे ऑप्शन होगा जिससे कोपराइन सीक्रेट हो रहेगा, और कुछ ऐसे ऑप्शन में होगा जिसमें एक लिप्स लूप आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। कॉमनली यही देखने को मिलेगा, लिप्स लूप, ठीक है। जिसके निर्माण में जो है किसी तरह का केमिकल, किसी तरह का कॉपर वगैरह का यूज नहीं होता है, सिंपलेस्ट प्लास्टिक है, ठीक है। तो ये प्लास्टिक का बना हुआ स्पाइरल शेप है, यूट्रस के अंदर जो है जो ट्रेंड नर्सेज होती है, डॉक्टर्स होते हैं, वो आपके यूट्रस में फिक्स कर देते हैं और इससे काफी हद तक इम्प्लांटेशन से बचा जा सकता है। जब इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है ना बाबू। तो सबसे पहला प्रायोरिटी इंट्रायूटेराइन डिवाइस की होती है कि वह इम्प्लांटेशन को रोकता है, वह अंतरारोपण की क्रिया को रोकता है, अंतरारोपण होने ही नहीं देता, क्योंकि अंतरारोपण के जितने भी जगह होते हैं सबको ये छेक के रखता है। क्लियर ना बाबू। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर याद रहेगा ना, औषधि रहित जो अंतःगर्भाशय युक्तियां हैं उसके एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए। लिप्स लूप है, सिंपल प्लास्टिक का बना होता है, स्पाइरल शेप का होता है, यूट्राइन में फिक्स किया जाता है और इसमें किसी तरह का मेडिसिन का प्रयोग नहीं होता है। चलिए ठीक है बाबू, हम आगे चलते हैं दूसरे में। यार दूसरा था आपका क्या, दूसरा था आपका कॉपर रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, यानी कि वैसा अंतःगर्भाशय युक्ति जो क्या कर रही है, ताम्र का मोचन कर रही है, कॉपर आयन को रिलीज कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप पिक्चर को जरा सा ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगी। ये पिक्चर जो है, यहाँ पर आप यूटरस देख रहे हो ना बाबू, ये जो है यूटरस है, ठीक है। यूटरस के अंदर आप देख रहे हो टी शेप का बना हुआ है, क्या सा टाइप शेप बना हुआ है, टी शेप बना हुआ है, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देखो, जरा सा ध्यान से आप देखो, तो इस जगह पर जो है मेटल का प्रयोग किया गया है, इस जगह पर जो है मेटल का प्रयोग किया है, और वो जो है पतली सी
आप एक तरह से कह सकते हो पतला से क्या किया, सबसे पहले तो प्लास्टिक का टी बना दिया, प्लास्टिक का टी बना दिया, और उसमें क्या किया, जगह जगह पर जो जो तांबे की तार होती है उसको क्या किया, कुंडलित कर दिया, उसको स्पाइरल कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि ये कॉपर टी है, ये क्या है, कॉपर टी, यानी इसका आकृति जो है टी है, और इसके निर्माण में कॉपर का प्रयोग हुआ, यानी ये क्या हो गया, कॉपर टी हो गया, ठीक है ना। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये जो है, ये इसकी आकृति थोड़ा सा अलग है, ठीक है, और इसमें भी कॉपर का प्रयोग हुआ, देखिए इस जगह पर स्पाइरल शेप आपको देखने को मिल रहा है, इस जगह पर स्पाइरल शेप मिल रहा है, यहाँ भी कॉपर का यूज हुआ है। ये क्या है, मल्टी लोड 375 है, यहाँ पर लिख देते हैं मल्टी लोड 375 है, 375 है, और लास्ट में लगा देते हैं कॉपर टी, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट इसकी भी आकृति जो होती है टी शेप का ही होता है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आप देख रहे हो ना चंद्राकार आकृति का देखने को मिल रहा है, जो कि कहीं ना कहीं और इफेक्टिव बनाने के लिए ऐसी आकृति इसको दी गई है। मल्टी लोड 370 मल्टी लोडेड 375, ठीक है ना, ये कॉपर टी का ही एक कैटेगरी हो गया। तो वैसा इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, अब जैसे ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये जो कॉपर टी को इम्प्लांट कर दिया गया है यूटरस के अंदर, अब देखिए ये जगह ब्लॉक है, ये जगह ब्लॉक है, ठीक है ना। तो अब बताइए कि जब ये जगह ब्लॉक है तो ओवा जो है क्या फैलोपियन नलिका से ये ट्रांसफर हो पाएगा यूट्रस में, और जब यूट्रस में ट्रांसफर नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन होगा नहीं होगा ना। तो सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है कि इम्प्लांटेशन को रोकना है, इम्प्लांटेशन को अवॉइड करना है। हम क्या करेंगे, जो एम्ब्रियो जो आ रहा है यूट्रस के अंदर, हम उसको इम्प्लांट ही होने नहीं देंगे। जब इम्प्लांट नहीं होगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि जब इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा जा सकता है। इसके अलावा और भी काम है बाबू कि इसमें कॉपर क्यों यूज किया गया, पिछले में हमने सिर्फ प्लास्टिक का यूज किया था, लेकिन इसमें कॉपर का यूज किया है हमने, तो ठीक है ना। कॉपर यहाँ पर जो कॉपर है ना बाबू, ये कॉपर क्या करता है ना, कॉपर आयन को रिलीज करता है, कॉपर आयन को रिलीज करता है। और कॉपर आयन, ध्यान रखना है बाबू, आप लोगों को कहा जाता है ना, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमेशा जब भी आप पानी पीते हो ना तो कॉपर के बर्तन में पिया कीजिए, तांबे के बर्तन में पिया कीजिए, वो आपके शरीर के लिए काफी हेल्दी होता है, आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, आपके शरीर के रोग से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। और ये एकदम सत्य है बाबू, आप लोग भी ट्राई कीजिए कि जो पानी पीते हैं वो तांबे के बर्तन में पीजिए, आपकी इम्यूनिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना बाबू। अब ये इम्यूनिटी इंक्रीज कैसे हो जाती है, जो कॉपर में, अगर हम कॉपर के बर्तन में, तांबे के बर्तन में यदि पानी रखते हैं ना बाबू, तो उस पानी में क्या होगा कि तांबे के जो आयन होंगे वो रिलीज होंगे और पानी में कॉपर आयन मिक्स हो जाएगा। जब हम उसको पिएंगे ना तो कॉपर आयन हमारे शरीर के अंदर जाएगा। और कॉपर आयन क्या है, ये फैगेटोसाइटिक की तरह काम करता है, फैगेटोसाइटिक की तरह काम करता है, यह भक्षक की तरह काम करता है। कोई भी कीटाणु, कोई भी विषाणु या कोई भी ऐसी सेल जो हमारे बॉडी का नहीं है, वो बाहर से आया है हमारे शरीर के अंदर, उसको ये डिस्ट्रॉय करने में सहायता करती है, ठीक है ना बाबू। तो कॉपर आयन यहाँ रिलीज हो रहा है, तो ये यहाँ पर किस तरह से मदद करने वाला है, तो देखिए बाबू, ये यहाँ पर जितनी भी चीज है ये इस बॉडी का है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जब स्पर्म आएंगे तो स्पर्म भी सेल है ना बाबू, स्पर्म भी क्या सेल है, कोशिका है, और ये कोशिका जो है इस वुमेन का नहीं है, ठीक है ना। तो जब ये स्पर्म जो है ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो ये क्या करेगा, कॉपर आयन इस स्पर्म को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे, इसका भक्षण करने का काम करेंगे। तो सबसे पहली बात तो है कि सबसे पहले ये कॉपर आयन रिलीज हो रहा है, जिसके कारण स्पर्म जो है ये मारे जा रहे हैं, या तो ये इतने कमजोर हो जा रहे हैं कि ये ऊपर मूव नहीं कर पा रहा है। इसमें भी अगर कुछ कुछ स्पर्म जो है ऊपर चले गए तो ये फर्टिलाइजेशन में पार्ट लेंगे, और फर्टिलाइजेशन में लेने के बावजूद भी क्या है कि ये इम्प्लांटेशन नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये दो स्टेज पे क्या कर रहा है, आपको सुरक्षा दे रहा है। लिप्स लूप जो था वो एक ही स्टेज पे दे रहा था, तो वो स्पर्म पे कोई असर नहीं डाल रहा था, शुक्राणु पे कोई असर नहीं डाल रहा था, वो सिर्फ सारे जगह को घेर के रख लिया ताकि क्या हो जाए कि इम्प्लांटेशन नहीं हो, अंतरारोपण की क्रिया नहीं हो। लेकिन ये दो स्टेप पे काम कर रहा है, पहले तो कॉपर आयन रिलीज कर रहा है जिससे स्पर्म को पहले ही मार दे, ठीक है ना, स्पर्म को मारने का काम कर रहा है। और दूसरा, अगर कोई स्पर्म ज्यादा चालाक रहा, हमसे पावरफुल रहा, कॉपर आयन से बच गया, तब वो इम्प्लांटेशन के तब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद हम जो है एम्ब्रियो को इम्प्लांट ही होने नहीं देंगे। तो ये स्पर्म को डिस्ट्रॉय करने का भी काम कर रहा है, और उसके अलावा क्या कर रहा है, ये इम्प्लांटेशन को भी रोक रहा है। चलिए ठीक है, सेम काम जो है इसका हो जाता है बाबू। बस आकृति जो है और इफेक्टिव बनाने के लिए, या फिर अलग अलग जो कंपनीज होती है ना, वो अपने तरीके से अलग अलग जो है डिजाइन निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो ऑप्शन थे, कॉपर टी हमने यहाँ पर दिखा दिया, कॉपर टी टी शेप का है कॉपर टी,
ठीक है ना। कॉपर का बनाने में कॉपर का प्रयोग किया, इसलिए कॉपर लगा रहे हैं नाम में। कॉपर टी आकृति का है, टी, ठीक है ना। इसको हम बोल रहे हैं मल्टी लोड 375, लेकिन यहाँ पर लास्ट में फिर कॉपर टी लगा रहे हैं। ऑलमोस्ट ये टी शेप का ही है, लेकिन थोड़ा सा डिजाइन यूनिक है, क्लियर ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई कॉपर टी क्या होता है। ये जो कॉपर टी है बाबू, ये ताम्र, ये जो होते हैं ये किस कैटेगरी के अंदर आते हैं? ये बेसिकली जो आते हैं वो किस कैटेगरी के आते हैं? तो ये आ जाते हैं ताम्र मोचक। हुआ एक स्लाइड जो है डिलीट हो गया बाबू, तो बस हम यहीं पे बता देते हैं कि ये बेसिकली आते हैं किस कैटेगरी में आते हैं, तो ताम्र मोचक आयुडी में आते हैं। ताम्र मोचक आयुडी, ताम्र मोचक अंतरा गर्भाशयी युक्ति के अंदर आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें इसके निर्माण में तांबा का प्रयोग हुआ। कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल हम लिख ही लेते हैं यहाँ पर। कॉपर टी, ठीक है ना, आप लिख लीजिएगा कहीं पे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जो तांबा को रिलीज करते हैं, कॉपर आयन को रिलीज करते हैं, कॉपर टी, ठीक है ना। इसका दूसरा एग्जाम्पल हो गया कॉपर 7, ठीक है ना। इसकी आकृति 7 जैसी होगी बाबू, 7 जैसी, जैसे ये टी है ना वैसे इसकी आकृति 7 जैसी होगी, कॉपर 7, ठीक है। इसके अलावा तीसरा आप अपने दिमाग में रख लीजिए, क्या रख लीजिएगा, मल्टी मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375, मल्टी लोड 375 कॉपर टी, मल्टी लोड 375 कॉपर। ये तीन एग्जांपल अपने दिमाग में रख लीजिए, ठीक है ना। पहला क्या है, अगर आपसे पूछे कि बताइए वैसे कुछ इंट्रायूट्राइन डिवाइस का नाम बताइए जो कॉपर को रिलीज करती है, तो कॉपर को रिलीज कौन कौन करती है, कॉपर टी करती है, कॉपर 7 करती है, और मल्टी लोड 375 करती है, क्लियर ना बाबू। अब ये दो स्टेज पे काम कर रही है। पहला ये इम्प्लांटेशन को रोक रही है अपनी आकृति की वजह से, दूसरा कॉपर आयन इससे रिलीज हो रहा है जिससे शुक्राणु का भक्षण हो रहा है, शुक्राणु को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, उसकी निषेचन क्षमता में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो ये सारे प्रॉफिट जो है आपको कॉपर टी से देखने को मिल जाते हैं। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि हार्मोन मोचक अंतःगर्भाशय युक्ति क्या होता है। हमने अभी तक किसको पढ़ा, हमने पढ़ा जो सिंपल था, ठीक है ना, नॉन मेडिकेटेड। दूसरा हमने पढ़ा जिसमें थोड़ा सा आपको एडवांसनेस देखने को मिला, कॉपर का प्रयोग हुआ है, इसलिए हमने उसको क्या बोला था, कॉपर रिलीजिंग आयोडी। अब तीसरा हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हार्मोन रिलीजिंग आयोडी, ठीक है ना। तो ये सिंपली जो है आपको कॉपर टी जैसा ही दिखाई देगा बाबू, लेकिन इसमें इसके निर्माण में कॉपर का प्रयोग नहीं होता है, सिंपल प्लास्टिक होगा और आपको एक डब्बा देखने को मिलेगा जिसके अंदर जो है या तो लिवोनॉर्जेस्ट्रल या तो प्रोजेस्टेरोन जो है डाला होता है, जो कि समय समय पर रिलीज होते रहते हैं और जो अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि अगर आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बना हुआ है, लिवोनॉर्जेस्ट्रोल का लेवल बना हुआ है, ये सारे स्टेरॉइडल होते हैं बाबू, बना हुआ है, तो क्या होगा कि आपके ओवा से ओवुलेशन नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं ओवुलेशन को ये रोकने का काम कर लेता है। तो हम यहाँ पर बात को समझ लेते हैं, ठीक है, कि हार्मोन मोचक जो अंतःगर्भाशयी युक्तियां होती है, हार्मोन मोचक जो अंतःगर्भाशयी युक्तियां होती है, ये विशेष प्रकार के हार्मोन मोचक मतलब हार्मोन रिलीजिंग, ठीक है ना। तो ये विशेष प्रकार के अंतःगर्भाशयी युक्तियां हैं जो हार्मोनों का स्रावन करती है, जो हार्मोन को रिलीज करती है, क्लियर ना। इससे स्रावित, वो कॉपर रिलीज कर रहे थे इसलिए हम उसको कॉपर रिलीजिंग आयोडी कह रहे थे, ये हार्मोन को रिलीज कर रहे इसलिए हार्मोन रिलीजिंग आयोडी कह रहे हैं, ठीक है ना। इससे स्रावित होने वाले जो हार्मोन है वो अंडोत्सर्ग की क्रिया को प्रभावित करते हैं, अंडोत्सर्ग की क्रिया को प्रभावित करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा यह गर्भाशय में अंतरारोपण को प्रभावित करते हैं। तो जाहिर सी बात है टी शेप का है, इसको आप यूट्रस में लगा दोगे तो सबसे पहला तो प्रायोरिटी है इम्प्लांटेशन को प्रभावित करेगा, उसके बाद सेकेंडरी काम हो जाता है कि वो अब और क्या करेगा, ठीक है ना। अगर कॉपर रिलीज कर रहा है तो स्पर्म को डिस्ट्रॉय करेगा, स्पर्म का फेगोटोसाइट करेगा, स्पर्म के मोटिलिटी को कम करेगा, ठीक है। अगर हार्मोन रिलीज हो रहे हैं, जैसे इसका एग्जांपल लिख लीजिए, ठीक है ना, इसका एग्जांपल आपके दिमाग में होना चाहिए, क्वेश्चन घुमा घुमा के, बस 2 ही 4 एग्जांपल है उसी से घुमा घुमा क्वेश्चन पूछता है कि हार्मोन मोचक अंतःगर्भाशय युक्ति का एग्जांपल बताइए। तो पहला प्रोजेस्टासर्ट, ठीक है ना, ये प्रोजेस्टासर्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, ये है पहला जो है प्रोजेस्टासर्ट है, ये टी शेप ही दिखाई दे रहा है, लेकिन बीच वाला जो आप देख रहे हो ना हिस्सा ये काफी मोटा है। इसके अंदर क्या होते हैं कि प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना, प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन नाम का जो है हार्मोन भरा होता है, ठीक है ना। प्रोजेस्टेरोन नाम का जो है नेचुरल केमिकल भरा होता है, जिसको यूट्रस में फिक्स करने के बाद ये समय समय पर जो है अपने हिसाब से
प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करती रहती है। और आपको अच्छे से पता है कि जब तक बॉडी में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बना रहेगा, एस्ट्रोजन का लेवल बना रहेगा, तब तक जो है ओवुलेशन नहीं होगा, तब तक जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलता है। क्योंकि आपने पढ़ा है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टार्ट होने के पीछे रीजन ही यही होता है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन जब यूट्रस में लगातार, बॉडी में लगातार प्रोजेस्टेरोन का लेवल बना रहेगा बाबू, इसको हम फिक्स करवा लिए 2-3 साल के लिए, 2 साल के लिए, इसके अंदर जितना मेडिसिन है वो टाइम बता देगा कि हाँ इतनी मेडिसिन है और इतना टाइम तक ये काम करता रहेगा, ठीक है। इसके अलग अलग जो है लेवल्स आते हैं, कुछ जो है 2 साल के लिए, कुछ 3 साल के लिए, कुछ 1 साल के लिए, 10 साल के तक के लिए भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि इसके अंदर जो है बेसिकली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फिक्स होता है, और ये जब से फिक्स हुआ आपके शरीर के अंदर लगातार प्रतिदिन प्रोजेस्टेरोन का लेवल बनाए हुए, आपके ब्लड में प्रोजेस्टेरोन का लेवल बना हुआ है। और जब प्रोजेस्टेरोन का लेवल बना होता है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप रहते हैं बाबू, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है स्टॉप रहते हैं, ओवुलेशन नहीं होता है। जब ओवुलेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इम्प्लांटेशन के चांसेस ही नहीं, अनवांटेड प्रेगनेंसी का कोई खतरा ही नहीं है। इसके अलावा जो है दूसरा एग्जाम्पल LNG-20, LNG-40, इसके अंदर जो केमिकल होते हैं बाबू वो लीवोनॉर्जेस्ट्रल रहते हैं। ये भी एस्ट्रॉइडल हार्मोन है जो कि प्रोजेस्टेरोन जैसा ही, लेकिन प्रोजेस्टेरोन थोड़ा सा ताकतवर है, ठीक है ना। अब इसको फिक्स करा लेने से क्या होगा कि पहला तो इम्प्लांटेशन को रोकेगा ही रोकेगा, उसके अलावा क्या है कि इसमें सिलेंडर आप देख रहे हो ना, यहाँ पर सिलेंडर भरा हुआ है, इसके अंदर भर देते हैं लीवोनॉर्जेस्ट्रोन नाम का केमिकल। और ये इस तरह से डिवाइस है कि आपके शरीर के हिसाब से ही ये क्या करता रहता है, प्रतिदिन एक फिक्स रेट पे लीवोनॉर्जेस्ट्रोन को सीक्रेट करता रहता है, जिससे ओवुलेशन नहीं होता है, अंडोत्सर्ग की क्रिया नहीं होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑलमोस्ट जो है स्टॉप रहता है। लेकिन जैसे ही इसको बाहर निकाल दिया जाए, 5 साल के लिए लगाया तो 5 साल के बाद बाहर निकालना है, 6 साल के बाद बाहर निकालना है, जब 6 साल के लिए लगाया है जैसे हम बाहर निकालेंगे तो फर्टिलाइजेशन की एबिलिटी जो है फिर से वापस आ जाती है, और जो स्त्री है वो फिर से अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं, क्लियर ना। तो यहाँ पर जो है हार्मोन रिलीजिंग जो इंट्रायूटेराइन डिवाइस है बाबू, इसके बारे में थोड़ा सा इसके एग्जाम्पल मेनली जो है, इसके एग्जाम्पल जो आपके दिमाग में होना चाहिए कि प्रोजेस्टासर्ट जो होते हैं वो केमिकल रिलीजिंग आईओडी होते हैं, जो कि प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करते रहते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए इसको यूज किया जाता है, LNG-20 लॉन्ग टर्म के लिए इसको यूज किया जाता है। जब 3 साल 4 साल 5 साल का गैप हमको रखना है 2 बच्चे के बीच में, या फिर हम 5 साल के लिए हम जो है बच्चा नहीं चाह रहे हैं, तो जितने टाइमिंग के लिए चाहिए, अलग अलग वेराइटीज इसका अवेलेबल है कि हाँ यहाँ पे क्या हो गया LNG-20 यानी वैसा इंट्रायूटेराइन डिवाइस है जो कि प्रतिदिन 20 mg जो है लीवोनॉर्जेस्ट्रोल को सीक्रेट करेगा। LNG-40 ये डिपेंड करता है कि आप चाहते क्या हो, डॉक्टर आपके बॉडी को चेक करेगा, आपके शरीर में कौन सा सूट करेगा, कितना केमिकल ये सीक्रेट करना चाहिए, सब कुछ चेक करने के बाद आपके बॉडी में ये लगाएगा, ठीक है ना। ड्यूरेशन से पूछा जाएगा कितने साल के लिए लगवाना है, तो उस हिसाब से जो है आपके बॉडी में डॉक्टर लगा देता है, ताकि लंबे समय तक क्या हो जाए कि आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से छुटकारा मिल जाए, ठीक है ना। तो इसके कुछ उदाहरण प्रोजेस्टेरोन, LNG-20, LNG-40, ठीक है ना, नोवानॉर्जेस्ट्रोल, नोवा 7, ठीक है ना, ये भी आता है। तो अंतःगर्भाशय युक्तियों का प्रयोग जो है सामान्यतः वे दंपति करते हैं, ठीक है ना। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जो भी चाहे वो सिंपल हो जाए, चाहे वो कॉपर वाला हो जाए, चाहे वह हार्मोन वाला हो जाए, ठीक है ना। ये अगर यूज कर रहे हैं, इसका मतलब और दंपति या फिर औरत चाह रहा है कि हम 2 बच्चों के बीच में जो संबंध अंतराल थोड़ा सा बड़ा रखें, और इसके साइड इफेक्ट जो है थोड़े बहुत साइड इफेक्ट देखे गए, 98% जो है इनके कोई साइड इफेक्ट नहीं, 2% केसेस में जो इनके साइड इफेक्ट देखे गए, तो इनके अनुषंगी प्रभाव भी काफी कम देखे गए, ठीक है ना बाबू। तो ये जो हो गया आपका आज जो हम लोग डिस्कस कर लिए कि बैरियर मेथड क्या होता है, आज हम बैरियर मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है, आज हमने डिस्कस कर लिया कि इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस क्या होता है, और इसके थ्रू हम जो है किस तरह से कॉन्ट्रासेप्शन कर सकते हैं, इसके कुछ एग्जांपल को समझें। यहाँ पर हमने समझ लिया कि चलिए नॉर्मल आईयूडी क्या होता है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी क्या होता है, या फिर हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी क्या होता है, ठीक है बाबू। एनसीईआरटी को रीड कीजिए, समझ में नहीं आए तो आपको पता है क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। थैंक यू।